नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। पिछले 2 हफ्तों में पूर्वोत्तर एशिया में जो शतरंज की बिसात है वो पूरी तरह से बदल गई है। हाँ। एक तरफ उत्तर कोरिया की तरफ से नई और शायद ज्यादा खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण हो रहे हैं, जी। तो दूसरी तरफ दशकों पुरानी जो राजनयिक दोस्ती और दुश्मनी है उसकी लकीरें फिर से खींची जा रही हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र का हर बड़ा खिलाड़ी, जैसे कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान और यहां तक कि रूस और अमेरिका भी, सब अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम कर रहे हैं। और आज हम इसी बदलाव की गहराई में उतरेंगे। हमारे श्रोताओं ने हमें जो स्रोत दिए हैं उनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे का असली मतलब क्या है। हाँ, ये सिर्फ क्या हुआ इसकी कहानी नहीं होगी, बल्कि ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, इसकी हम एक गहन पड़ताल करेंगे। और इस पड़ताल में हमारा साथी है स्टाइलो न्यूज, जो इस कार्यक्रम को मुमकिन बना रहा है। जी, स्टाइलो न्यूज एक AI संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। असल में ये स्टाइलो इंटेल ऑप्स नाम के एक बहुत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है, जिसे सरकारें, सेना और बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। मतलब श्रोताओं को एक तरह से उसी तकनीक तक पहुंच मिलती है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद करती है। सही कहा। और ये कार्यक्रम प्रोवेव AI द्वारा भी प्रायोजित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर कोरिया की, जो इन सारी गतिविधियों के केंद्र में है। पिछले 2 हफ्तों में उनकी तरफ से क्या कुछ हुआ है? पिछले 2 हफ्ते उत्तर कोरिया के लिए अपनी सैन्य ताकत दिखाने का एक कह सकते हैं बड़ा मंच रहे हैं। 4 और 5 जनवरी को उन्होंने जापान के सागर में एक के बाद एक कई बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ये आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलती हैं, है ना? जी हाँ, और सिर्फ तेज ही नहीं, ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती हैं, जिससे उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये मिसाइल परीक्षण सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए तो नहीं थे, इनका समय बहुत कुछ कहता है। सही का, ये ठीक उस वक्त हुए जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। ये चीन और दक्षिण कोरिया दोनों को एक सीधा संदेश था। क्या संदेश था? कि जब तक उत्तर कोरिया की मांगें पूरी नहीं होती, वो किसी भी बातचीत को अपनी सैन्य शक्ति से प्रभावित कर सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इन परीक्षणों को सही ठहराने के लिए वेनेजुएला में हुई एक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का हवाला दिया। वेनेजुएला, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा गया था, इसका क्या ताल्लुक है? ये उनके तर्क का मुख्य आधार है। प्योंगयांग दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, अमेरिका कैसे दूसरे देशों के मामलों में दखल देता है, और अगर हमारे पास परमाणु हथियार न होते तो हमारा भी वही हश्र होता। अच्छा, तो किम जोंग उन के लिए परमाणु हथियार उनके शासन के बने रहने की गारंटी है? बिल्कुल। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को देखा और गोला बारूद की फैक्ट्रियों में जाकर उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। मिसाइलों के अलावा हार्डवेयर की तरफ भी कुछ बड़ा हो रहा है। मैंने इस नई परमाणु संचालित पनडुब्बी के बारे में पढ़ा है। ये कितनी खतरनाक है? ये शायद इन सब में सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर है। दिसंबर 2025 के अंत की रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने के बहुत करीब है। और ये कोई छोटी मोटी पनडुब्बी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। ये 8,700 टन की एक विशाल पनडुब्बी होगी जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकेगी। ये उत्तर कोरिया के लिए एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों? क्योंकि यह उनकी दूसरी मारक क्षमता को मजबूत करेगी। एक मिनट, दूसरी मारक क्षमता या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का असल मतलब क्या है? ये उत्तर कोरिया के लिए इतना बड़ा कदम क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी मारक क्षमता का मतलब है कि अगर किसी देश पर पहला परमाणु हमला हो भी जाए तो भी उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता बची रहे। अच्छा। अभी तक उत्तर कोरिया की मिसाइलें जमीन पर हैं, जिन्हें पहले हमले में नष्ट किया जा सकता है। अच्छा। लेकिन एक परमाणु पनडुब्बी तो महीनों तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सकती है। अगर उत्तर कोरिया पर हमला होता है तो ये पनडुब्बी कहीं से भी जवाबी कार्रवाई कर सकती है। तो ये क्षमता किसी भी दुश्मन को पहला हमला करने से रोकती है? सही कहा। और यह उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति को बहुत ज्यादा विश्वसनीय बना देती है। और ये भी सुनने में आया है कि इस पनडुब्बी कार्यक्रम में रूस इनकी मदद कर रहा है। जी हाँ, इस बात का मजबूत संदेह है।
और ये हमें उत्तर कोरिया के बदलते रिश्तों की तरफ ले जाता है। लेकिन उससे पहले एक और घटना हुई। कौन सी? 10 जनवरी को उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया उनकी सीमा के पास ड्रोन उड़ा रहा था और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का इस्तेमाल करके एक ड्रोन को मार गिराया। लेकिन दक्षिण कोरिया ने तो इससे इनकार किया है। तो ये क्या है, एक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश? बिल्कुल, ये सीमा पर तनाव को हमेशा बनाए रखने की एक तरकीब है। चाहे ये सच हो या प्रोपेगेंडा, इसका असर एक ही होता है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा होता है। तो एक तरफ तो ये ड्रोन जैसी छोटी मोटी झड़पें चल रही हैं और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कुछ बिल्कुल अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए उनकी कूटनीतिक पहल के बारे में। ये इस कहानी का दूसरा और बेहद दिलचस्प पहलू है। राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग, जिन्होंने 2025 के मध्य में पद संभाला, वो अपने से पहले के राष्ट्रपतियों के सख्त रवैये से हटकर बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपनी चीन यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से साफ तौर पर कहा कि वे उत्तर कोरिया को परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए मनाने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएं। और चीन का इस पे क्या रुख रहा है? क्या वे मदद करने को तैयार दिखें? चीन ने हमेशा की तरह धैर्य और शांतिपूर्ण समाधान की बात की। देखिए, चीन इस क्षेत्र में स्थिरता चाहता है, लेकिन वो उत्तर कोरिया पर बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं डालना चाहता। क्यों? क्योंकि वो प्योंगयांग में शासन के पतन से डरता है, तो वे एक बीच का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां राष्ट्रपति ली एक तरफ चीन से मदद मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका की मंजूरी से अपनी खुद की परमाणु संचालित पनडुब्बी भी विकसित कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हथियार। यही आज की कूटनीति की हकीकत है। इसे कहते हैं निवारक क्षमता या डिटरेंस बनाना। दक्षिण कोरिया ये संदेश दे रहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। मतलब अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु पनडुब्बी हो सकती है, तो हमारे पास भी होनी चाहिए, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। बिल्कुल। और इस बीच उत्तर कोरिया क्या कर रहा है? वो सिर्फ दक्षिण कोरिया और अमेरिका को ही संदेश नहीं भेज रहा, बल्कि अपने दोस्तों के साथ रिश्ते भी मजबूत कर रहा है। सही कहा। खास तौर पर रूस के साथ उनकी साझेदारी बहुत गहरी हो गई है। 8 जनवरी को किम जोंग उन ने राष्ट्रपति पुतिन को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने रूस की नीतियों के लिए बिना शर्त और हमेशा समर्थन देने का वादा किया। ये सिर्फ एक पत्र तक ही सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस में लगभग 15,000 सैनिक भेजे हैं और बड़ी मात्रा में तोपें और गोला बारूद भी दिया है। 15,000 सैनिक, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये उत्तर कोरिया रूस की दोस्ती को एक नए ही स्तर पर ले जाता है। जी, और इससे जुड़ी एक और रहस्यमयी घटना है। दिसंबर 2024 में स्पेन के तट पर उर्सा मेजर नाम का एक रूसी मालवाहक जहाज डूब गया था। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था। बाद में खबरें आईं कि ये जहाज कथित तौर पर उत्तर कोरिया के लिए परमाणु रिएक्टर के पुर्जे ले जा रहा था। अगर ये सच है, तो ये रूस और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु स्तर पर सहयोग का एक बहुत बड़ा सबूत है। इस पूरी तस्वीर में एक और बड़ा खिलाड़ी है, जापान। उत्तर कोरिया की इन हरकतों और चीन के बढ़ते दबदबे का उन पर क्या असर हो रहा है? जापान एक बहुत बड़े वैचारिक मंथन से गुजर रहा है। दिसंबर 2025 की रिपोर्टों से पता चलता है कि जापान अपने दशकों पुराने गैर परमाणु सिद्धांतों पर पुनर्विचार कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। जापान के लिए अपने गैर परमाणु सिद्धांतों पर पुनर्विचार करना ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है? दशकों से ये उनकी पहचान का एक हिस्सा रहा है। बहुत ज्यादा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने शांतिवाद को अपने संविधान का आधार बनाया था और 3 गैर परमाणु सिद्धांत अपनाए थे कि वे न तो परमाणु हथियार बनाएंगे, न रखेंगे और न ही अपनी धरती पर आने देंगे। तो अब क्या बदल गया? अब उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों और चीन की आक्रामकता को देखते हुए जापान के अंदर ये बहस छिड़ गई है कि क्या अब खुद को बचाने के लिए इन सिद्धांतों को छोड़ने का समय आ गया है। और इस सब के बीच अमेरिका कहाँ है? आमतौर पर इस क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका सबसे अहम होती है। यहाँ भी एक बड़ा बदलाव है। अमेरिका ने अपनी नई अमेरिका फर्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। इसका सार ये है कि अमेरिका अब दुनिया का पुलिसमैन नहीं बना रहना चाहता। अच्छा,
तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके सहयोगी जैसे जापान और दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा का बोझ खुद ज्यादा उठाएं। अमेरिका मदद करेगा, लेकिन नेतृत्व अब उन्हें खुद करना होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका के इस रुख की वजह से ही जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए ये नए और ज्यादा आक्रामक रास्ते तलाश कर रहे हैं? काफी हद तक हाँ। जब सहयोगी देशों को लगता है कि अमेरिकी सुरक्षा की छतरी शायद उतनी मजबूत नहीं रही, तो वे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल रहा है। तो चलिए अब इन सब को जोड़कर देखते हैं। हमारे पास कई बड़े नेता हैं और सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। किम जोंग उन, जिन्हें लगता है कि परमाणु हथियार ही उनके शासन को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, जो कूटनीति और बातचीत को प्राथमिकता दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रही हैं। फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जो किसी भी कीमत पर क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं और किसी बड़े टकराव को टालना चाहते हैं। अंत में अमेरिकी प्रशासन, जो चाहता है कि उसके सहयोगी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। इन सभी के लक्ष्य एक दूसरे से टकरा रहे हैं और यही इस तनाव की असली जड़ है। ये तो नेताओं की बात हुई। आम लोगों में सोशल मीडिया पर इस बारे में क्या चल रहा है? स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार लोगों की क्या भावनाएं हैं? भावनाएं काफी बंटी हुई हैं, लेकिन कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं। जैसे जब स्पेन ने अवैध परमाणु शिपमेंट ले जा रहे रूसी जहाज पर कार्रवाई की, तो सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त स्वागत हुआ। अच्छा, लोगों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने की एक मजबूत कार्रवाई के रूप में देखा। और दक्षिण कोरिया की कूटनीतिक पहल के बारे में? उस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग राष्ट्रपति ली की चीन यात्रा को एक साहसिक और जरूरी कदम मानते हैं। उनका कहना है कि बातचीत के बिना शांति संभव नहीं है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इसे उत्तर कोरिया के सामने झुकने के तौर पर देख रहा है। उनका मानना है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और दक्षिण कोरिया को सिर्फ अपनी सैन्य ताकत पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे क्या? आने वाले हफ्तों और महीनों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए जिससे ये पता चले कि ऊंट किस करवट बैठेगा? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है 2026 की शुरुआत में होने वाली उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी कांग्रेस। ये उनका सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन होता है। और इसमें क्या खास होगा? उम्मीद है कि किम जोंग उन इसमें अपनी नई रक्षा और विदेश नीतियों की घोषणा करेंगे। इससे उनके अगले 5 साल का जो एजेंडा है वो साफ हो जाएगा। और क्या अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत फिर से शुरू हो सकती है? इसकी कोई संभावना है? संभावना हमेशा रहती है, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी लगती है। इस पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा डूबे हुए रूसी जहाज उर्सा मेजर की जांच बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर ये साबित हो गया कि उसमें परमाणु रिएक्टर के पुर्जे थे तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय भूचाल ला सकता है। और आखिर में उत्तर कोरिया की नई परमाणु पनडुब्बी। जी हाँ, जब भी वो पनडुब्बी अपना समुद्री परीक्षण शुरू करेगी, वो एक बहुत बड़ी खबर होगी। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां उस पर नजर रखेंगे। वो दिन इस क्षेत्र के लिए सैन्य संतुलन में एक नए युग की शुरुआत करेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, बदलते राजनीतिक समीकरण और हर देश का अपने हितों को सबसे ऊपर रखने की कोशिश, इन सब का एक जटिल ताना-बाना पूर्वोत्तर एशिया के भविष्य को कर रहा है। और ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। यह गहन पड़ताल स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुई, जो आपको पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, से खुफिया जानकारी की तरह व्यक्तिगत ब्रीफिंग देता है। यह आपको सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उनके पीछे का पैटर्न और मतलब समझने में मदद करता है। आप www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता ले सकते हैं और AI से चलने वाली खबरों को अपनी उंगलियों पर पा सकते हैं। तो आज जो हमने चर्चा की, उससे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हर देश अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली हथियार बना रहा है, तो क्या ये दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बना रहा है, या फिर अनजाने में एक ऐसे संघर्ष की तरफ धकेल रहा है जिसे कोई नहीं चाहता? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप भविष्य में किसी और विषय पर ऐसी ही गहराई से चर्चा चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।